सभी डीएलएड साथियों को हमारा नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के सामने लेकर आपके लिए बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। यह पीडीएफ जो है एससीईआरटी की वेबसाइट से लिया गया है और आपके लिए आपके सामने राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा यह प्रोवाइड किया गया है। चलिए इसको आज बाल विकास एक ही वीडियो में ख़त्म करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया गया है बाल विकास में। तो विषय वस्तु आप देख रहे हैं जिसके अंतर्गत बाल विकास में पढ़ना है। बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों को पढ़ते हुए अधिगम सीखना जो है देखना है, अधिगम क्या होता है, और उसके बाद आता है अभिप्रेरणा। ये मुख्य 3 टॉपिक है इसमें। तो पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, जिसमें हमें मुख्य बिंदु बढ़ने हैं बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास के क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हर जगह हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास ये कभी ख़त्म नहीं होती है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यानी कि अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो वो तो चल ही रहा है विकास। मान लीजिए अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है, गड़बड़ी आ जाती है, जैसे एक्सीडेंट से किसी का कोई चीज़ भंग भी हो जाता है, तो उसको भी विकास में ही गिना जाता है। यानी नकारात्मक विकास भी होता है और सकारात्मक विकास, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विकास होते हैं। इसकी गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में गति जो है तीव्र विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, बदलती रहती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, जिसमें से जब बालक के विकास की बात जब पढ़ी जाती है तो उसको हम बाल विकास कहते हैं। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। अभी निरंतर जो पिछला 50 वर्ष बीता हुआ है, इसमें बाल विकास का विकास सबसे तेज़ी से हुआ। इसके पहले उतना विकास नहीं हुआ था बाल विकास का। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्ध और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि इसमें रुचि क्यों बन रही है वैज्ञानिकों की, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो है इसमें देख रहे हैं अगर बाल विकास कोई पढ़ रहा है तो बच्चों में होने वाले विकास को पहले ही जान जा रहा है। तो उससे क्या है कि अपने बच्चों में, जो चाहे वो विद्यालय के बच्चे हैं चाहे अपने घर के ही बच्चे हैं, उनको उनकी परिस्थिति के अनुसार वैसा पर्यावरण जो है उपलब्ध करा सकता है। तो इसलिए जो है मनोवैज्ञानिकों की रुचियाँ बाल विकास में अत्यधिक बढ़ रही हैं। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का क्या अर्थ है? बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। यानी मनोविज्ञान एक बड़ा भाग है जिसमें बाल विकास एक छोटा सा क्षेत्र है, उसी के शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उनके सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी बालक का कैसा व्यवहार है, उनकी स्थिति क्या है, समस्याएं क्या है, वो सभी जो है इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो देखिए बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। यानी मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें से बालक के विकास के बारे में अगर पढ़ा जा रहा है तो उसे बाल विज्ञान कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं और उनके सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। यानी कि बालक का व्यवहार किस प्रकार का होगा, वो उसकी स्थिति, समस्या और उसके सभी कारणों को देखते हुए हम बता सकते हैं। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण मानव व उसके परिवेश को प्रभावित कर रहा है।
यानी कि आसपास का जो समाज है उसका कैसा व्यवहार है आपके साथ, आपके आसपास कैसी संस्कृति चल रही है, यानी कि चलन कैसा चल रहा है, विभिन्न तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं जो सांस्कृतिक रूप में होते हैं। राजनीतिक, आपके यहाँ राजनीतिक कैसा, राजनीतिक दशा कैसी है, यानी कि राजनीति किस प्रकार की चल रही है। और आर्थिक कारक भी मानव के परिवेश को प्रभावित करता है, जैसे कि उसका जो आर्थिक स्थिति होगी, अमीर या फिर गरीब होगा तो बच्चा उसके अनुसार उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस प्रकार से वह परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला है, जो आगे चल कर के संभालने वाला है इस जगत को, वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित है। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है, जिसमें क्रो और क्रो जो है उनका काफ़ी फेमस होता है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी कि क्रो का कहना है कि जब बच्चा जो है गर्भ में है, यानी गर्भकाल से उसका जो विकास हो रहा है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, वहाँ से लेकर के किशोरावस्था तक, जब तक वह किशोर नहीं हो जाता है, यानी कि 18-19 वर्ष का नहीं हो जाता है, तब तक की अवस्था को ही हम लोग बाल मनोविज्ञान कहेंगे। और जेम्स ट्रेवर कहते हैं बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। परिपक्वावस्था यानी वह अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिपक्व जब तक हो जाता है तब तक की अवस्था, यानी एक प्रकार से यह भी अवस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में बिल्कुल परिपक्व नहीं माना जाता है। किशोरावस्था जब पूरा होने लगता है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि परिपक्वावस्था आ गई है। तो जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या है, जन्म से परिपक्वावस्था तक की विकसित हो रहे मानव का अध्ययन। थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन कहते हैं बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यानी कि जैसे जैसे बालक का विकास हो रहा है, अगर उसको पढ़ लिया गया है बाल विकास के द्वारा, तो फिर बालक को नई दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो एक प्रकार से हम जो है विकास ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। तो यह कह रहे हैं कि एक नई दिशा में संकेत करता है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यानी बालक की अवस्थाओं को देखते हुए अगर हम उसके लिए चीज़ें उपस्थित कराएं, चीज़ों को प्रोवाइड करवाएं, तो फिर वह भी सफल बन सकता है, हर व्यक्ति सफल बन सकता है। हरलाक के अनुसार आज मनोविज्ञान में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। अब ये विकासात्मक अवस्था क्या है? विकासात्मक अवस्था यही है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी एक स्टेज से निकल करके, जैसे शैशवावस्था से निकल करके बाल्यावस्था में प्रवेश करना, या फिर बाल्यावस्था से निकल करके जब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है बच्चा, उस समय बालक के व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल दिया गया है। यानी कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं बालक में, उस पर जो है ध्यान देना है। तो बालक में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, यानी किस उम्र में परिवर्तन हो रहे हैं, अवस्था किस उम्र में जो है परिवर्तित हो रही है, इसके क्या कारण हैं और क्यों हो रही है, यह भी पता लगाना है। और यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक, यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से हो रही, या सभी में कुछ समानताएं हैं, सभी के लिए एक ही नियम लागू होता है। जो परिवर्तन हो रहा है सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग उम्र पर हो रही है, या फिर सार्वभौमिक है। इसका मतलब सार्वभौमिक का मतलब कि सभी के लिए एक समान। तो यह भी पता लगाना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो सभी परिभाषाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान कहता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक के व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन, यानी कि हर उम्र में, सभी उम्र में एक क्रम से क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। बाल विकास की आवश्यकताएं। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है, एक रिसर्च का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। यानी कि अगर हम बाल मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं तो बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालक की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। यानी कि जो मनोविज्ञान का यह शाखा है बाल मनोविज्ञान में हम केवल बालकों के जो भी समस्याएं हैं उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। तो बालक के व्यवहार को अगर कोई जान रहा है तो उसके लिए कैसे उपयोगी है, जैसे माता पिता है या फिर अभिभावक हैं तो बालक को ज़्यादातर देखभाल यही लोग करते हैं, और स्कूल में विद्यालय में शिक्षक उनका देखभाल करता है। बाल सुधारक में जो लोग रहते हैं वो भी बालक को जो है बालक का देखभाल करते हैं, और जो बाल चिकित्सक होते हैं उनको भी ज्ञान होना चाहिए कि बालक की कौन सी अवस्था है और उसको क्या ज़रूरत है। तो ये सभी क्षेत्र, यानी कि सभी क्षेत्रों में बाल विकास का उपयोग हो रहा है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। तो बालक के मन में क्या है, उसका क्या व्यवहार है, उसको भली भांति समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। अभी पता चला बालक खेलने चला गया तो घर वाले मारने लगे, तो फिर यह क्या है, उनको नहीं पता है कि यह उसकी खेलने की ही एज है। जब बाल्यावस्था है तो खेलने की ही एज कही जाती है, उसकी उम्र खेलने की है, तो उसको उसके समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो अगर आप अभिभावक बाल विकास पढ़े हुए हैं तो वो समझ सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करना है बच्चों को। आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी बालक के व्यवहार को हम देख करके उसके भविष्य की एक रूपरेखा खींच सकते हैं कि कैसा जो है इसका विकास होने वाला है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। कोई मंदबुद्धि बालक है, उसके लिए किस प्रकार की जो है उसके विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, और उसको समझने के लिए अध्यापक और अभिभावक को यह ज़रूरी है कि उसकी अधिगम क्षमता को समझ सके, कितनी क्षमता है उसके अंदर, उसके बाद ही उसका सही विकास किया जा सकता है। किस प्रकार में किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। अभी जैसे जब बच्चे की एज है बोलने की, अब उसको वो चलने की एज नहीं है, चल नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि शब्द सीख सकता है, बोल सकता है। उस उम्र में अगर आप शब्द न सिखा करके दौड़ाना चाहते हैं तो बालक को तो नहीं दौड़ पाएगा, साथ साथ बल्कि यह भी नहीं सीख पाएगा कि बोलना क्या है। तो उचित समय पर उचित अवस्था में उसकी उचित क्षमता का विकास करना चाहिए। इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और वृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं।
व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि यह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। तो लास्ट में जो निष्कर्ष निकला कि बाल मनोविज्ञान की बहुत ही उपयोगिता है। अगर इसका ज्ञान हो गया तो हम बालक के उच्चतम विकास की स्थिति तक ले जा सकते हैं। उसको किस फील्ड में जाना है यह दिशा निर्देशन उसके व्यवहार के अध्ययन के द्वारा हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं बाल विकास का क्षेत्र, किन क्षेत्रों में बाल विकास की उपयोगिता है, कहाँ तक जो है बाल विकास अध्ययन कराता है। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में यानी जब बालक का गर्भधारण अवस्था है यानी बालक गर्भ के अंदर है और तब से लेकर के युवावस्था तक उसके सभी व्यवहार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार से हो सकती हैं। यानी कि बाल विकास का क्या दृष्टिकोण है कि बालक जो है कहाँ से कहाँ तक विकास कर रहा है, उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाए। कौन सा परिवर्तन किस उम्र में हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका भी पता लगाना चाहिए। इसके अंतर्गत हम कई प्रकार की समस्याएं देख सकते हैं, जैसे कि वातावरण और बालक। वातावरण के साथ बालक का कैसा व्यवहार है, कैसा संबंध है। वातावरण का मतलब कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसका जो समाज है, विद्यालय है, परिवार है, उससे उसका कैसा संबंध है, कैसे संबंध स्थापित करता है। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला समस्या है वातावरण, बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बालक वातावरण में क्या चेंजेस ला रहा है, अपने आसपास के वातावरण में कैसा माहौल डेवलप हो रहा है बालक की वजह से। दूसरा है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, यानी कि एक दूसरे पर। पहला है कि बालक वातावरण पर क्या प्रभाव डाल रहा है, दूसरा है वातावरण बालक पर क्या प्रभाव डाल रहा है, बालक का व्यवहार, व्यक्तित्व, उसका शारीरिक विकास, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वातावरण की वजह से। ये दूसरी समस्या है। तो अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। बालक का जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बालक पर। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई बालक आनुवंशिक रूप से किसी और फील्ड से आया है लेकिन जिस वातावरण में रहता है उसी में वह ढल जाता है, तो वातावरण का काफ़ी प्रभाव रहता है। बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। अब देखिए, बालक सभी एक समान नहीं होते हैं, उसकी कुछ भिन्नताएं होंगी, जैसे मानसिक अवस्था की हो सकती है। कोई बालक ज़्यादा तेज़ी से सीख रहा है, कोई कम तेज़ी से सीख रहा है, तो उसकी वैयक्तिक भिन्नताएं हो सकती हैं। किसी का शरीर दूसरे तरह का है, किसी का दूसरे तरह का है, तो ये क्या है, उसकी हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं। तो उन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा देनी चाहिए। बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा ऐसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना संबंधी भेद। अब भेदों के प्रकार बता रहे कौन कौन से भेद हो सकते हैं, यानी कौन कौन सी भिन्नताएं हो सकती हैं।
जैसे कि शरीर रचना हो गया, किसी का शरीर लंबा है, किसी का शरीर बौना है, तो ये सब क्या है, किसी का मीडियम होगा, ये सब क्या है शारीरिक रचना से। इसी तरह से हर क्षेत्र में भिन्नताएं होंगी। जैसे मानसिक योग्यता संबंधी भेद हो गया, दिमागी रूप से सभी समान नहीं होते हैं, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। सामवेगिक भेद हो गया, कुछ लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये सामवेगिक भेद हो गया। और व्यक्तित्व संबंधी भेद, सभी बालक का जो है व्यक्तित्व अलग अलग तरीके का होता है। सामाजिक व्यवहार, समाज में अपने समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है बालक, इसमें भी भेद होगा। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो समाज में नहीं बोल पाते, शर्माते हैं, कुछ जो है हमेशा बोलते रहते टपर टपर। तथा बाल विकास संबंधी, भाषा विकास संबंधी भेद, यानी भाषा, कुछ बच्चों का भाषा बहुत अच्छी तरीके से शब्द निकल के आते हैं, कुछ जो है मोटी जीभ होने की वजह से तुतलाते हैं, या फिर किसी अन्य तरीके से अगर उनको, जैसे माता पिता उनके हैं और ज़्यादातर उनको बोलना नहीं सिखाया गया है, शब्द उनके पास पर्याप्त नहीं होते, तो उनका भाषा विकास कम हो पाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता कई क्षेत्रों में हो रही है, शरीर में हो रही है, उसके मानसिक में योग्यता में हो रही है, सामवेग में हो रही है, व्यक्तित्व में हो रही है। तो हम देख सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन करना पड़ता है। अब आती है मानसिक प्रक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। यानी व्यक्ति अपने आप को कैसे प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर रहा है, अपनी बातों को कैसे रख रहा है, इसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और किस प्रकार से सीख पा रहा है, जल्दी सीख रहा है या धीरे धीरे सीख रहा है। कल्पना उसकी कैसी है, कल्पना शक्ति कैसी है, उसके याद रखने की शक्ति कैसी है, स्मृति करने की, और किसी चीज़ के बारे में चिंतन करने की, सोचने की क्षमता कैसी है, और साहचर्य स्थापित करने की क्षमता कैसी है, ये सब मानसिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक क्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है आदि। यानी विभिन्न आयु स्तर पर किस रूप में मानसिक क्रियाएं कार्य कर रही हैं। जैसे छोटा बालक है तो उसका सोचने का नज़रिया अलग होगा, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं धीमी हो सकती हैं या फिर तीव्र हो सकती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना एक वयस्क मनुष्य का मानसिक प्रक्रिया होगी। और उसकी गति क्या है मानसिक प्रक्रियाओं की। द्वितीय क्या है, द्वितीय यह है कि इस मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है और इसके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है और कौन कौन से कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं, इसको हमने पता कर लिया तो बालक के मानसिक विकास में यह सहायक होगा। तो हम अपने बच्चों में जो है उसके मानसिक विकास के लिए वो चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। अगली बात आती है बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका निराकरण कैसे किया जाए। यानी कि पता लगाना, समस्याओं का पता लगाना मापन है। बालक में कौन सी समस्याएं आ रही हैं उसका एक टेस्ट लिया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो फिर उससे निकल करके डायग्नोस करके पता चलता है कि उसकी समस्याएं कहाँ हैं और कैसे निवारण किया जाए, इसके मापन के द्वारा पता लगाया जाएगा। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं में बालक विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। विभिन्न प्रकार की उनके अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। एक क्रम से स्तर वाइज स्तर जो है क्रमिक विकास होता रहता है, एक विकास के बाद दूसरा विकास
होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएँ होती रहें, यानी कि बालक अपने वातावरण के संपर्क में रहे जिससे वह सीख रहा है। अगर अंतःक्रिया में नहीं होगा तो वह सीख नहीं पाएगा। एक बालक की ये अंतःक्रियाएँ सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोध प्रकार की भी हो सकती हैं। यानी कि बालक की यह अंतःक्रियाएँ समाज के साथ किसी का सहयोग कर रहा है या व्यवस्थापन कर रहा है, व्यवस्था में जो है भाग ले रहा है, किसी व्यवस्था को करने में, सामाजिक संगठन में काम कर रहा है, लोगों के समूह के साथ संघर्ष कर पा रहा है, या फिर तनाव और विरोध की भी अवस्था आती है। जब बालक संतुष्ट नहीं होता है तो संघर्ष करता है। तो ये सभी जो है समाज के साथ ये परिस्थितियां हैं जो बालक के सामने आती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस अवस्था का भी अध्ययन होता है कि बाल विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं। तो अभी हमने देखा था मानसिक परिवर्तन क्रमिक रूप से कैसे हो रहा था। अब यहाँ है बालक की विकास अवस्थाओं में विभिन्न अंतःक्रियाओं में, यानी कि एक दूसरे से जो अंतःक्रिया हो रही है, एक दूसरे के ऊपर समाज के अंतर्गत जो क्रियाएं हो रही हैं वो उसका कैसे क्रमिक विकास हो रहा है, कौन कौन सा विकास हो रहा है, और इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की, यानी कि तीव्रता कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है, गति को भी मापन किया जाए। समायोजन संबंधी समस्याएं क्या हो सकती हैं। बालक में बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। किस प्रकार की समायोजन समस्याएं, साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि विभिन्न समायोजन क्षेत्रों, पारिवारिक समायोजन, सामूहिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो समायोजन संबंधी समस्याओं में क्या बाल विकास के अंतर्गत कौन सी समस्याएं आती हैं। जैसे परिवार के साथ कभी बालक रूठता है तो उसको समायोजन नहीं कर पा रहा है, वो उसको कुछ चाहिए होता है और माता पिता उसको समझा रहे हैं कि नहीं हो सकता है, वो चीज़ नहीं मिल सकती है, तो समायोजन नहीं कर पाता है, समायोजन की स्थिति में नहीं होता है, तो पारिवारिक समायोजन की समस्या होती है। इस समय इसको कुसमायोजन व्यवहार कहा जाएगा। ऐसे ही परिवार में फिर कुछ देरी के बाद जब बालक समझ जाता है तो यानी कि समायोजन कर लिया, वो मान चुका है। तो सामयिक इमोशंस का जो है समायोजन करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, पता चला कि लगातार रो ही रहा है तो फिर ये कुसमायोजन होगा। हर बात पे रो रहा है बच्चा अगर, तो वह कुसमायोजन कहा जाएगा। संवेगात्मक समायोजन का मतलब है कि वह अपने संवेगों को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। शैक्षिक समायोजन, कोई चीज़ नहीं सिखाई जा रही है और बच्चा उसको ग्रहण कर ले रहा है, सीख ले रहा है, तो शैक्षिक समायोजन है। स्वास्थ्य समायोजन का अर्थ है कि बीमार पड़ने पर कितनी जल्दी से बालक ठीक हो जा रहा है। तो सभी बालक में अपनी एक प्रतिरक्षा शक्ति होती है जिसकी वजह से बीमार होने पर बालक ठीक हो जाता है, यानी कि दवाई की एक खुराक में भी ठीक हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा दवाई करने के बाद भी कुछ बच्चे जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो स्वास्थ्य समायोजन उनका कैसा है, उस व्यवहार का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर उनकी भिन्न भिन्न आयु अवस्था में इस समायोजन को पढ़ा जाता है। और इसमें क्या क्या कुसमायोजन हो सकते हैं उसका, इस व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालक किसे कहेंगे, जैसे जन्म के समय या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर उनमें कोई अंग भंग हो जा रहा है या फिर दोषपूर्ण ढंग से विकास हो गया है तो फिर बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि उसका व्यक्तित्व जैसा है और उसका व्यवहार दोनों भिन्न दिखाई पड़ेंगे। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विभिन्न विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, ये भी विशिष्ट बालक कहे जाएंगे। पिछड़े बालक,
यानी कि उनका मानसिक विकास या फिर किसी और सामाजिक विकास जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, अन्य बालकों की तुलना में जितनी उनकी उम्र है और जितनी होनी चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया, तो उसको पिछड़े बालक के अंतर्गत रखा जाएगा। अपराधी बालक, जैसे उनकी जो जैसे आवश्यकताएं अगर नहीं पूरी हो रही बालकों की, तो कुछ बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करना, लड़ाई करना, ये सब भावनाएं उनके अंतर्गत विकसित हो जाती हैं। तो फिर इनको भी क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे। किसी चीज़ को लेकर के बैठ जाना और अपराध की जो है अपराध से रास्ता निकालना अपराधी बालक की श्रेणी में आएगा। समस्यात्मक बालक क्या है, हर बात में समस्या हो रही है उसको, तो समस्यात्मक बालक होगा। तो इन सभी जिन बालकों के साथ परेशानी है, सीखने में सहज नहीं है, उनको विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। और अभिभावक, यानी कि यह भी विशिष्टता इनकी जो है यह प्रभाव डालती है इनके सीखने में। अभिभावक बालक संबंध कैसा है, यह भी प्रभाव डालता है उनके अधिगम में। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व उसका वैसा होगा जैसा उसका परिवार होगा, यानी कि परिवार का मतलब कि उसका वातावरण कैसा है, यह प्रभावित करता है उसके व्यक्तित्व विकास को। उसका विद्यालय में उसके साथी कैसे हैं और उनके घर पर माता पिता और अभिभावक का क्या व्यक्तित्व है, उसी आधार पर बालक का भी व्यक्तित्व विकसित होता है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक में क्या संबंध है, उसका विकास कैसे हो रहा है। अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक किन तत्वों पर जो है अभिभावक और बालक के संबंध टिके हुए हैं। पारिवारिक संबंधों में ह्रास होना आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इन सभी समस्याओं का भी अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी अवस्थाओं में बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आते हैं। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं बाल विकास के 8 क्षेत्र जो हैं, ये सभी बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं, सभी उनकी जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सब क्या है, बाल विकास के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं। अब कितनी अवस्थाएं हैं बाल विकास की, और हर अवस्था में हम सीखेंगे कि क्या विकास हो रहे हैं। इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, विभिन्न अवस्थाओं में विकास। शारीरिक विकास पढ़ना है, मानसिक विकास पढ़ना है, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता व सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है सभी अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में पहले पढ़ेंगे। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, और किशोरावस्था में शारीरिक विकास। फिर पढ़ेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और किशोरावस्था में मानसिक विकास। इस प्रकार से सभी चीज़ों को, सभी विकास की श्रेणी को हम 3 श्रेणियों में बांट करके पढ़ेंगे। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषता होती है। मनोविज्ञान ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि बालक की गति स्वाभाविक बालक के विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी कि लगातार बालक का विकास नहीं हो रहा है, अवस्था के अनुसार उनकी गति में परिवर्तन होता है। किसी अवस्था में बहुत तेज़ी से विकास होगा, किसी अवस्था में बहुत धीमे धीमे विकास होगा। तो यह निर्भर करता है उनकी अवस्थाओं पर, किस अवस्था में बालक है। तो अवस्थाओं को 3 मुख्य रूपों में बांटा गया है, जैसे कि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की अवस्था है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था, किशोरावस्था 18 से यानी कि 12 से 18 तक 18 वर्ष की अवस्था है। तो इन्हीं अवस्थाओं में हम पढ़ते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास पहला है, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है।
शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि उसका शारीरिक विकास सबसे पहले बच्चा एक भ्रूण के रूप में उपस्थित होगा और भ्रूण से जो है कोशिकाओं के विभाजन से धीरे धीरे उसका शरीर के अंगों का निर्माण होगा उसके। तो ये क्या है, उसके शरीर का विकास हो रहा है। तो शारीरिक विकास कहाँ से शुरू हो गया? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और इस समय माता की खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य और उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा माता का खान पान रहेगा उसी तरह का बालक का भी जो है स्वास्थ्य रहेगा। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। यानी कि जब जन्म हो जाता है बालक का तो दो कैटेगरी में इसको बांट दिया है। क्या है? जन्म से 3 वर्ष की अवस्था और 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था, जिसमें एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म से कुछ माह बाद ही जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास के शैशवावस्था में किस प्रकार का होगा? जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। यानी पूरी शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक का भार ज़्यादा रहेगा, बालिका का भार कम रहेगा। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। शुरू के 6 माह में शिशु का भार 2 गुना हो जाएगा और 1 वर्ष आते आते उसका भार जन्म के समय का 3 गुना हो जाएगा। जितना भार उसका जन्म के समय था उसका 3 गुना हो जाएगा 1 साल आते आते। और लंबाई की बात करें तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, लंबाई तेजी से वृद्धि होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में 67 और 70 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ष के अंत में 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक हो जाती है तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो सेंटीमीटर देख रहे हैं कितनी तेज़ी से भाग रहा है। 50 से 67 सेंटीमीटर, फिर 70 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर, उसके बाद सीधा 100 सेंटीमीटर। और हम लोगों की क्या है, जब पूरा किशोरावस्था के बाद देखें तो लंबाई जब आर्मी में मांगता है तो लगभग 170 सेंटीमीटर मांगता है, कांस्टेबल में 170 सेंटीमीटर। और कोई अगर 168 है तो 2 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ पाता है 1-2 सालों में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वर्ष में कितनी लंबाई, कितना सेंटीमीटर वृद्धि हो जा रही है। 50 सेंटीमीटर के बाद सीधा 67 सेंटीमीटर प्रथम वर्ष के अंत में ही। यानी कि लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क का क्या हाल है? नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र से गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। यानी कि जितना उसका शरीर है और उसका लंबाई जितना है, जब नवजात शिशु का सिर जो है, सिर की लंबाई उसके शरीर का 1/4 है। यानी 3 पार्ट में अगर उसका शरीर है तो 1 पार्ट उसका मस्तिष्क होगा। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। 2 वर्षों तक सिर जो है काफ़ी बड़ा होता है। आपने बच्चों को देखा होगा कि उनका सिर काफ़ी बड़ा होता है शुरुआत में, तथा उनका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। जितना उनका भार होना चाहिए शरीर के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो सिर को जल्दी उठा भी नहीं पाते हैं। कुछ दिन तक तो वैसे ही पड़े रहेंगे। हड्डियाँ, बोन्स। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। यानी जब जन्म होता है बच्चे का तो हड्डियाँ कोमल होती है, लचीली होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत हो जाती हैं। इन आयु में यानी कि हड्डी को मजबूत करने के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए? कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण।
इस आयु में शिशु के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए, यानी जो भोजन दिया जा रहा है बच्चे को, इन सभी लवण उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। मांसपेशियाँ, शिशु की मांसपेशियों का भार, मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है, यानी कि जितना उसका पूरा शरीर है उसमें 23% मांसपेशियाँ ही, मसल्स ही हैं। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दोगुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। प्रथम 2 वर्षों में भुजा 2 गुनी हो जाएगी और टांग, पैर यानी 1.5 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। 6 वर्ष तक लचीलापन रहेगा। अन्य अंग देखें, अदर अंग, 6ठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उसकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। तो 8 दांत 1 वर्ष तक निकल जाते हैं और सबसे पहले नीचे के निकले हैं। और 4 वर्ष की आयु में कुल 16 दूध के दांत निकलते हैं। तो सभी दांत 4 वर्ष की उम्र तक निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा में बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आती जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों, यानी कि जो उसके शरीर के अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, उनका विकास तीव्र गति से होता है। कौन कौन से अंग हैं? जैसे पाचन अंग। पाचन अंग में पेट हो गया उसका, और आंत हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब। फेफड़ा, और फेफड़े का अंग जो श्वसन तंत्र में स्नायु मंडल, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है, स्नायु मंडल। रक्त संचार, यानी कि नसों का विकास और हृदय का विकास, इस रक्त संचार अंग हो गए। जनन अंग हो गए और अन्य ग्रंथियाँ होती हैं। इन सब का विकास तीव्र गति से होता है शिशु के अंदर। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। काफ़ी तेज़ी से विकास होता है प्रथम 3 वर्षों में। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है, यानी कि अंगों का विकास हो चुका है, अब वो मजबूत होना शुरू होंगे। यानी कि 6 वर्षों में प्रथम 3 वर्ष सबका विकास होगा, विकास काल कहा जाएगा, और अंतिम 3 वर्ष मजबूती प्रदान होगी। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था है। बालक के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और बाद के 3 वर्ष में इस विकास में स्थिरता आती है। देखिए, अभी शैशवावस्था में 6 वर्ष तक, यानी प्रथम 3 वर्ष में विकास हुआ था, और बाद के 3 वर्ष में उसमें दृढ़ता आई थी, कठोरता आई थी। अब फिर जब 6 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था है, फिर से तीव्र विकास होगा, और फिर 9 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में उनमें स्थिरता आएगी, कठोरता आएगी। तो बाल्यावस्था में भार कैसा होगा? यानी 6 वर्ष के बाद के बालक की बात हो रही है। उनका भार, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। 9-10 वर्ष की आयु तक बालक भार में अधिक होंगे और बालिका का भार कम होगा। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना आरंभ हो जाता है। यानी 10 वर्ष की आयु के बाद बालक का भार स्थिर होने लगता है धीरे धीरे कुछ समय के लिए, और बालिकाओं का भार बालकों से अधिक हो जाता है। लंबाई, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, और इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। तो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की लंबाई बहुत कम बढ़ रही है, केवल 2-3 इंच बढ़ रही है। जबकि शैशवावस्था में कितना बढ़ा था आपने देखा, कितने सेंटीमीटर एक साथ बढ़ रहे थे एक वर्ष में। यहाँ 2 वर्ष के, यहाँ शैशवावस्था में 6 से 12 वर्ष तक 6 साल के अंतराल में बस केवल 2-3 इंच की ही वृद्धि हो पाती है।
हड्डियाँ। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। 4-5 वर्ष इस अवस्था में 4-5 वर्ष में यानी कि 6 से शुरू करें तो 4-5 वर्ष यानी कि 10-12 साल की उम्र तक इनकी हड्डियों की संख्या वृद्धि होगी। और 10 वर्ष जब पूरा हो जाएगा 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होना शुरू हो जाता है, यानी कि अंतिम 2 साल में हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दांत बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12-13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। तो बाल्यावस्था के आरंभ में 6 वर्ष की उम्र में 6-7 वर्ष में सभी दूध के दांत क्या होंगे, गिरने लगेंगे और उसके बाद स्थायी दांत 12-13 की अवस्था में आने लगते हैं। तो सभी दांत 12-13 वर्ष की अवस्था में आ जाएंगे, बस केवल जो पश्चवर्णक होता है वो नहीं आता है, वो बाद में आता है। यानी कि 32 दांत नहीं निकलेंगे, लगभग 24 या 28 दांत निकल आते हैं 12-13 वर्ष की अवस्था में। मांसपेशियाँ मसल्स, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। अभी 23% था शिशुअवस्था में, अब मांसपेशियाँ 8 वर्ष तक जो है 8 वर्ष में 27% हो गई। अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक गति पर नियंत्रण हो जाएगा, बच्चा अपने से चल फिर सकेगा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। ये परिवर्तन की अवस्था है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन एक साथ होते हैं। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। यानी बालकों में तीव्र विकास कब होगा, 14 वर्ष की आयु में, और बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु में। इनका आकार एवं भार में क्या परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। इस अवस्था में लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। तो लंबाई देखा आपने शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, फिर बाल्यावस्था में नहीं बढ़ पाई थी, केवल 2-3 इंच बढ़ी थी, और किशोरावस्था में फिर से लंबाई तेज़ी से बढ़ेगी। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है किशोरावस्था में, और 15 से 16 वर्ष तक की आयु तक सिर का लगभग पूरा विकास हो गया और मस्तिष्क का भार 1200 से 1500 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है। अभी जो बाल्यावस्था में 10 से 12 वर्ष तक में क्या थी, हड्डियां मजबूत हो रही थी, अब इसमें जो है किशोरावस्था में 12 वर्ष के बाद पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, यानी इनकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं बाल्यावस्था में शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 206 से ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर जब जुड़ जाती हैं छोटी हड्डियाँ तो उनकी संख्याएँ कम हो जाती हैं। अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। अन्य अंगों के विकास में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रिय क्या है,
स्वाद लेने वाली इंद्रियाँ यानी कि जीभ, और कर्म इंद्रियाँ हाथ हो यानी कर्म करने वाली हाथ पैर, इन सब का पूरा विकास हो जाता है। और मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास भी लगभग पूरा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास, अब किशोरावस्था में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं, जिसमें 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो किशोरावस्था में प्रभाव डालती हैं वो 3 हैं, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियाँ। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियाँ प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इन अवस्थाओं में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियाँ बड़ी शीघ्रता से बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। अतः उनके स्वास्थ्य का विकास विशेष ध्यान रखना चाहिए और तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हड्डियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, शारीरिक विकास तेज़ी से हो रहा है, तो उनसे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्णतः अनुकूल होनी चाहिए और उसके विशेषता के अनुसार विशेष ध्यान रखना चाहिए। गतिविधियाँ शिक्षक के लिए हैं, जैसे कि क्या गतिविधि है, प्रशिक्षु से चर्चा करें कि विभिन्न अवस्थाओं ये तीनों अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार आते हैं। प्रशिक्षार्थी से निकलकर निम्न बिंदु आ सकते हैं, यानी जब आपस में चर्चा करेंगे इस विषय पर बच्चों से जो प्रशिक्षु पढ़ रहे हैं, तो फिर कुछ बिंदु निकल करके आएंगे कि किस स्तर पर वृद्धि सबसे अधिक तेज हुई थी, शारीरिक विकास तेज़ी से हुआ था, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं कि मुख्य बिंदु जो इस चैप्टर में मिले, तो हमने जब विस्तार से पढ़ ही लिया है तो पुनरावृत्ति बिंदु आप आराम से जान सकते हैं, केवल रिवीजन के लिए होता है। बाल विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उनकी उम्र भी दी है 0 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष और 5 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। 3 से 9 वर्ष तक के शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है और किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तन की अवस्थाएं होती हैं। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। अब आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास के बाद हम लोग अभी शारीरिक विकास पढ़े, मानसिक विकास पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद सामाजिक विकास है, फिर बुद्धि है, बुद्धिलब्धि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो पढ़ते हैं। मानसिक विकास में ही बुद्धि और बुद्धिलब्धि मिलेगा, चलो देखते हैं। शैशवावस्था में सबसे पहले मानसिक विकास। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है। जब बालक का जन्म हुआ है तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल अपूर्ण विकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता है, आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उसको नहीं पता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाता है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीते समय कष्ट का अनुभव करना और चौंकना, ये सभी जो है चीज़ें धीरे धीरे करना शुरू करता है। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होने लगता है वैसे वैसे चमकदार चीज़ों को देख कर के आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि प्रक्रियाएं करना। 4 से 6 माह तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, यानी कि उसको पता नहीं है कि हम व्यंजन की ध्वनि कैसे गया जो होती है ध्वनियाँ उनको कर रहा है, लेकिन वो आवाज़ निकालता है। उसको पहले से पता नहीं कि क ख ग घ की किसी एक ध्वनि को निकाल रहा है, वह व्यंजन की ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देता है। जब किलकारियाँ मारता है तो उससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो व्यंजन की होती हैं। लगभग 4 से 6 माह तक सभी व्यंजन की ध्वनियाँ निकालने लगता है। वह वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई ध्वनि का
आवाज़ का अनुकरण करता है और वह अपना नाम समझने लगता है। अनुकरण करता है, कर नहीं पाता है, करने का प्रयास करता है और अपना नाम जो उसको बार बार बुलाया जा रहा है जिस नाम से, उसको समझने लगता है, उस पर प्रतिक्रियाएँ देने लगता है। अगर आप उसका नाम लेकर के बुलाएंगे तो मुड़ करके देखना, ये सब क्या है, वो यानी कि वह अपना नाम समझने लगा है। 7वें माह से 9 माह तक वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। सबसे पहले बकैया चलता है बालक, यानी कि हाथ और पैर दोनों के सहारे चलना शुरू कर देता है घुटने के बल, और कोई सहारा पाया, जैसे टेबल वेबल रखा है तो उसको पकड़ करके खड़ा भी हो जाता है। 10वें माह तक 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। लोग जो बोलते हैं ठीक वही शब्द दोहराने की कोशिश करता है। अनुकरण का मतलब कि दोहराना, देख करके सीखना। दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है, यानी कि अगले वर्ष, दूसरे वर्ष तक वह शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देगा। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम भी बताने लगता है और कविता या कहानी की छोटी छोटी कहानियाँ सुनने लगता है और अपने शरीर के अंगों को भी पहचानने लगता है। आँख, कान, नाक, ये सब दिखाता है पूछने पर। चौथे वर्ष तक वह 4-5 तक की गिनती लिखना और अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है। वह अपना नाम लिखने लगता है 5वें वर्ष तक। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। शैशवावस्था में क्या क्या देखा हमने, शारीरिक विकास जो है तेजी से हो रहा था, अब मानसिक विकास भी हमने देखा कि तेजी से हो रहा है, शीघ्रता से हो रहा है। तर्क और निर्णय करने की क्षमता अभी नहीं विकसित हुई है, लेकिन मानसिक विकास में लोगों को पहचानना, अनुकरण करना और प्रतिक्रिया करना, अपना नाम जानना और गिनती अक्षर लिखना, ये सब क्या है, मानसिक विकास को ही दर्शाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास तेजी से हो रहा है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। जन्म में वह चीज़ें याद नहीं रख पाते। ज्ञानेंद्रियों का विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे उनकी ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती हैं, वो चीज़ों को पकड़ करके, उनको देख करके, जो चीज़ पाएंगे मुंह के पास ले जाएंगे, उनको चखना चाहेंगे, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अनुभव जो है अनुभव करते हैं और उनसे सीखते हैं, निरीक्षण करते हैं, लोगों का अनुकरण करते हैं। लोग जैसे कार्य कर रहे होते हैं वही वो भी करना चाहता है, तो नकल करता है एक तरीके से। उस प्रकार से छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है। तो बात आती है बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसा होगा। मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। शारीरिक आयु अब बाल्यावस्था में क्या है, 6 वर्ष से बाद की जो एज है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में उसका मानसिक विकास कैसा होगा, अब उसको देखना है। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। अब जितना ज़्यादा उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, लोगों के साथ वो आएंगे। बालक अब जो है विद्यालय में आ रहा, आसपास नई नई चीज़ें, अनेक चीज़ें देख रहा है, नए बच्चों से मिल रहा है, तो उसके मस्तिष्क में क्रियाएं तीव्र होंगी, तो मस्तिष्क विकास उसका ज़्यादा होगा। तो मानसिक विकास बाल्यावस्था में तेज़ी से होगा। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क, चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। तो शारीरिक विकास तो हमने देखा था कि बाल्यावस्था में केवल 2-3 इंच बढ़ा था, लेकिन मानसिक विकास क्या है
इसमें विकास हो रहा है। इसमें समस्या समाधान करने की क्षमता आ गई है, विचार करने की क्षमता आ गई है, तर्क करने की क्षमता आ गई है, बच्चा याद रख सकता है कोई चीज़। तो मानसिक विकास हम कह सकते हैं कि यहाँ समुचित मात्रा में हो रही है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन भी करने लगता है। कोई घटना अगर रास्ते में देखा तो घर पे आकर के बताता है बालक। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे उसे लकड़ी, कागज़ व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। पेपर का ही काट करके कुछ बनाने लगा। जैसे कि बचपन में आप सभी ने खेला होगा, नाव बनाना, जहाज़ बनाना पेपर का, और मिट्टी का जो है तरह तरह के तराजू बनाना और चाक बनाना। ये सब क्या है, बाल्यावस्था में विकसित हो जाती है, मानसिक वृद्धि होती है और रचनात्मक कार्यों में रुचि लगती है, जिसमें नई रचना करनी पड़े। तो इसमें जो है बालक रुचि के साथ भाग लेता है। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। अब इनके नए दोस्त बन गए हैं बाल्यावस्था में। साथ ही अनुकरण करना, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। जैसे कोई भिखारी आया वो घर पे और बच्चे को दया आ गई, वो बोलेगा कि दे आइए दे आइए। अब मान लीजिए आप नहीं दे रहे हैं तो बच्चा बोलता रहेगा कि दिया नहीं दिया नहीं। तो उसके अंदर सहानुभूति की भावना और सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। और अनुकरण करने की भी जो है तरह तरह की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। अगर कोई मूवी देख लिया, पिक्चर देख लिया कि हीरो की स्टाइल में जो है अनुकरण करके वह एक्टिंग करना शुरू कर देता है। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। खेल उनके दिनचर्या का एक प्रमुख अंग बन जाता है। पढ़ने लिखने में भी रुचि ले रहे हैं बच्चे, अपने मन से पढ़ेंगे, जो होमवर्क मिलेगा उसे करेंगे, या फिर माता पिता से रो रो के करवाएंगे कि मार खाएंगे करवा दीजिए, कुछ ये भी होता है, तो रुचि बनती है। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। खेल हर दिन करते हैं तो दिनचर्या में खेल उनका मस्टली इंक्लूडेड होता है। वह पहेली बुझाने और समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। जो पहेलियाँ अगर बुझा रहा है तो उनको अगर तर्क करना पड़ रहा है तो उसमें भी वो रुचि लेते हैं कि कैसे आ रहा है, उत्तर आ रहा है। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। पर्यावरण में जो वास्तविकता है, जैसे कि उनको सिखाया जाता है विज्ञान में कि पौधे हमारे मित्र होते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये वास्तविकता उनको समझ में आने लगती है और आत्मविश्वास भी विकसित हो जाता है, बोल सकते हैं आराम से। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था में यानी कि 12 वर्ष के बाद की अवस्था, 12 से 18 वर्ष में कैसा मानसिक विकास होगा। इस समय शारीरिक परिवर्तन काफ़ी तीव्र गति से होते हैं, तो उनमें जो है काफ़ी उलझनें होती है, चिंताएं होती हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है, यानी जितना वो तर्क कर सकते हैं वहाँ तक तर्क कर पाते हैं। मानसिक विकास इनका बहुत तीव्र होता है। किशोर और किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। जो चीज़ें याद कर लेते हैं एक बार तो जल्दी नहीं भूलते, स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन और तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते, यानी असमर्थ होते हैं। तो कह रहा है कि ये इनका मानसिक विकास इस लेवल का हो चुका होता है कि वो कल्पना कर सकते हैं, यानी कि वस्तु सामने नहीं रखी है फिर भी उसके बारे में सोच पा रहे हैं। जबकि जब वह बाल्यावस्था में था या फिर शैशवावस्था में तो छू करके जो है वो सीखता है, और बाल्यावस्था में जो चीज़ सामने रहेगी उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में सोच पाता है, कल्पना नहीं कर पाता। और किशोरावस्था में बच्चा कल्पना करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तर्क करके विश्लेषण करता है और संश्लेषण भी करता है, अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसको सोच पाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब कि जो जैसे गणित है एक अमूर्त विषय है,
उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है बाहर, तो भी उसमें जो है केवल सोचना होता है, तो अमूर्त चिंतन भी कर पाता है। और भावात्मक चिंतन जिसको कह सकते हैं, समस्या समाधान कर सकता है। इन सभी मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन वह प्रौढ़ों की तरह समर्थ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ना तो बालक समझा जाता है, ना ही वयस्क समझा जाता है। तो प्रौढ़ की तरह उतनी शक्ति उतना जो है उसका प्रयोग नहीं कर पाता। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है, बहुत ज़्यादा कल्पना करता है कि हवाई जहाज़ बनाएंगे, गैंग बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कल्पना बहुलता होती है। और दिवा स्वप्न भी देखते हैं, दिन में बैठे बैठे सपना देख रहे हैं कि क्या करेंगे, ये बन जाएंगे। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। तो चिंतन तर्क जब वो कर पाते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, तो वाक्पटुता आ जाती है, बोलना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों में भी तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य व सांस्कृतिक कार्य के प्रति किशोर किशोरी की विशेष रुचि होती है। तो इस अवस्था में वो आकर्षक दिखना चाहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं ताकि शरीर बन जाए। तो और आगे के जो रोज़गार, उन्हें क्या रोज़गार करेंगे उसके बारे में भी सोचते हैं। और तकनीकी वस्तु होती हैं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट हो गया, साहित्य हो गया, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनमें रुचि बनती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है और इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। तो तरह तरह के नए समायोजन भी करने पड़ते हैं, परिवर्तनों में ढलना होता है, अनुकूलन स्थापित करते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वह दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान। यानी कि हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर सुने हैं, बोलते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, और किसी के बारे में बोलते हैं कि वह कम बुद्धिमान है, तो ये किस आधार पर बोलते हैं? उसके बुद्धि के आधार पर, कि उसकी क्षमता क्या है, बुद्धि, तर्क करने की, सीखने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, उसकी कल्पना करने की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर हम बोलते हैं कि वह बुद्धिमान है, वह कम बुद्धिमान है, या फिर वह मूर्ख है। ये सब कैसे बोलते हैं? उसके क्षमता के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर। तो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, तो बुद्धि के लिए सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं। जैसे बुद्धि की परिभाषा ने वुडवर्थ ने कहा है, बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मन ने कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने कहते हैं, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्न कहते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो आप समझ पा रहे हैं बुद्धि क्या है, किसी कार्य को किस तरीके से किया जा रहा है, वो बुद्धि बता रहे हैं वुडवर्थ। और अमूर्त विचारों के बारे में सोचना, यानी जो विचार मन ही मन में हम सोच पा रहे हैं, उसकी योग्यता अगर डेवलप हो रही है तो वो बुद्धि है, वो टर्मन कहते हैं। बिने कहते हैं कि बुद्धि जो है 4 चीज़ों पर निर्भर करती है: व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, वह आविष्कार कैसे कर रहा है, निर्देश को समझ पा रहा है, आलोचना किसी चीज़ की कर रहा है कि नहीं। इन सब शब्दों में बुद्धि जो है, बुद्धि का परिभाषा छुपा हुआ है। तो कहते हैं बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्न कहते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वह शक्ति जो समस्याओं को समाधान करने, यानी कोई समस्या आपके सामने है, उसको आप हेल्प कर पा रहे हैं
और जो आपका उद्देश्य है उसको, उस लक्ष्य को पा जा रहे हैं, तो वह क्षमता आपकी बुद्धि कहलाती है। मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता होती है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बुद्धि में देखेंगे कि ये सभी योग्यताएं आती हैं। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, समस्याओं को समझने की योग्यता, पर्यावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। तो क्या क्या योग्यताएं हैं? सीखना, अमूर्त चिंतन करना यानी मन ही मन किसी चीज़ को सोच पाना, किसी के बारे में हम चिंतन कर पा रहे हैं। जैसे जोड़ घटाना कर रहे हैं, बिना लिखे हम कर ले रहे हैं, यानी मैथ के सवाल कर ले रहे हैं। ये सब क्या है? अमूर्त चिंतन है। किसी चीज़ के बारे में मन ही मन सोच ले रहे हैं, वह अमूर्त चिंतन कहलाता है। समस्या का समाधान करने की योग्यता, कोई समस्या है उसको हल कर ले रहे हैं। अनुभव से लाभ उठाने की, कोई घटना आपके साथ पहले भी हो चुकी है और उससे वो आपका अनुभव बन चुका है, अब उस गलती को आप दोबारा नहीं करेंगे। यह योग्यता भी बुद्धि पर ही निर्भर करती है कि आप उस योग्यता को, उस अनुभव को, उससे जो है उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, उससे लाभ उठा पा रहे हैं। संबंधों को समझने की योग्यता, यानी कि आपके अंदर जिसके पास संबंधों को समझने की योग्यता है उसकी भी बुद्धि कुशाग्र मानी जाएगी। तो और अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्षमता। वातावरण यानी कि आपके आसपास जो मित्र मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, उनसे आप सामंजस्य कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग होते हैं अपनी ही बात, अपनी ही राग अलाप रहे होते हैं, तो उनके सामने कोई भी आ जाए तो वो अपनी ही बात बोलेंगे, सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़े प्रेम से, जो जैसा होता है उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। आपके साथ कोई अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो वहाँ से आसानी से निकल लेते हैं, सामंजस्य बैठा लेते हैं, उनके साथ भी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, और जो बहुत तीव्र है उनके साथ भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो यह सामंजस्य करने की क्षमता भी बुद्धि को निर्धारित करता है। आता है बुद्धि लब्धि, IQ। विभिन्न मानसिक योग्यताओं, परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा सकते हैं। मानसिक आयु क्या है? अब जैसे कि सभी के लिए सभी उम्र में एक योग्यता निश्चित होती है कि 5 वर्ष की उम्र में यह बालक इन कामों को कर सकता है, 10 वर्ष का बालक इन कामों को कर सकता है, इन परिस्थितियों से निकल सकता है, या फिर इन सवालों के जवाब दे सकता है। तो फिर उसकी मानसिक आयु वही निर्धारित होती है। निश्चित क्वेश्चनर से बनाए जाते हैं, जो कई तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित, और उनसे जो है उन प्रश्नों का किस लेवल तक वह उत्तर दे पा रहा है, उसी से निर्धारित होता है उसकी मानसिक आयु। अब जैसे अपेक्षा है कि 10 वर्ष का बालक किसी प्रश्न का जवाब इस तरीके से दे सकता है, तो फिर वह 10 वर्ष की मानसिक आयु का माना जाएगा। अगर कोई बच्चा जवाब दे पा रहा है तो उसकी वार्षिक जो वास्तविक आयु है उसके जन्म से आज तक की आयु मानी जाती है, और मानसिक आयु वह किस लेवल तक सोच पाता है, वह उसकी मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु हम पता लगा सकते हैं विभिन्न परीक्षण के माध्यम से। परीक्षण जो है प्रश्नों पर आधारित होते हैं या परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, उसके माध्यम से मानसिक आयु का पता लगा लेंगे। और जैसे कोई 8 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, तो उसका वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। यानी कि 10 वर्ष के बच्चे के लिए जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो परिस्थितियां बनाई गई हैं, उनको 8 वर्ष का बालक अगर सॉल्व कर ले रहा है तो फिर उस 8 वर्ष के बालक का मानसिक आयु 10 वर्ष माना जाएगा। तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी और मानसिक आयु 10 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु कैसे निकाला जाता है? विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से। इसके लिए एक पूरी क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन की लिस्ट होती है, उसके उत्तर के आधार पर उसका मानसिक आयु तय किया जाता है। और वास्तविक आयु जो उसके जन्म से आज तक की आयु है वो वास्तविक आयु होगी। तो इनका डिवाइड करके गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा बुद्धि लब्धि। जैसे किसी बच्चे का मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु 8 है, तो 10 बटे 8 कर देंगे, मानसिक आयु 10 बटे वास्तविक आयु 8,
और गुणा कर लेंगे 100 से, तो काट करके आ जाएगा 125, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। टर्मन एक मनोवैज्ञानिक हैं जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि 1 से 140 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी या फिर उससे अधिक होगी तो उस व्यक्ति को उसकी बुद्धि प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आएगा। यानी प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 या उससे ऊपर की मानी जाती है। और वेरी सुपीरियर अतिश्रेष्ठ बालक की बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच होती है और श्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है 110 से 120 के बीच। 90 से 110 की बुद्धि सामान्य बुद्धि होती है। तो यहीं से देख लीजिए 90 से 110 के बीच सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच। अब 110 से ऊपर जाएगा, 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि, 120 से और ऊपर चला गया 140 तक तो अतिश्रेष्ठ, और 140 या इससे ऊपर हो गया तो प्रतिभाशाली। अब इससे नीचे आते हैं 90 से नीचे 80 तक, यानी 80 से 90 तक क्या होगा, मंद बुद्धि बालक कहा जाएगा, डल माइंड। और 70 से 80 के बीच क्षीण बुद्धि। 70 से भी कम है तो फिर 70 से कम है तो निश्चित क्षीण बुद्धि, और 50 से 70 के बीच में है तो अल्प बुद्धि कही जाएगी, यानी कि बुद्धि विकसित ही नहीं, आधी बुद्धि है 50 से 70 के बीच। 20 या 25 से 50 तक अगर देखा जाए, 25 से 50 तक तो फिर मूर्ख बुद्धि कही जाएगी, और 20 से 25 से अगर कम हो गया तो महामूर्ख, इडियट कहा जाएगा। तो इडियट जो गाली दी जाती है यानी कि महामूर्ख, उसकी बुद्धि लब्धि 20 से 25 से कम होनी चाहिए। अब बारी है आपकी, एक क्वेश्चन दिया है, मानसिक आयु 16 है, वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करना है, 16 बटे 10 गुणे 100, 10 से 100 कटेगा 160 आ जाएगी। तो यहाँ से बुद्धि लब्धि निकल के आएगी 160। अब आते हैं बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट पर। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। जो अभी बुद्धि लब्धि मानसिक आयु निकाल रहे थे वो परीक्षणों पर आधारित होता है। तो कौन सा परीक्षण करते हैं, कौन कौन से परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों का निर्माण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, यानी कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में यह टेस्ट जो है केवल एक ही बालक पर लागू होगा। एक समय में एक बालक करेगा, फिर एक दे करके निकल लेगा तो फिर दूसरा बालक उस परीक्षण के लिए तैयार है। तो इसका आरंभ बीने ने किया है, इसलिए बुद्धि के जनक, बुद्धि लब्धि के जनक बीने को ही माना जाता है, बीने को ही माना जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। एक साथ कई लोगों की परीक्षा एक साथ हो जाए तो यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत होगा। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार की मनुष्यों की मानसिक योग्यता के अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसरों और कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना था, यानी अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त करना था। तो उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर नियुक्त करना चाहते थे, तो एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया गया वहाँ पे, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और यहीं से शुरू हो गया, आरंभ हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। वैयक्तिक व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के 2 रूप हो सकते हैं, भाषात्मक और क्रियात्मक। यानी ये जो दोनों टेस्ट हैं ये किस प्रकार से लिए जा सकते हैं, या तो वर्बल ले लिया जाए भाषात्मक, यानी कि कोई बोल करके, और दूसरा है काम करवा करके क्रियात्मक, कार्य कोई किया जाए उसके बाद उसका रिजल्ट निकले। अगर कर पा रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। तो भाषात्मक परीक्षण में क्या होगा, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, यानी कि बिना कुछ किए, बिना उसके सामने कोई चीज़ पेश किए, केवल शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वह अपने मन से सोच करके उत्तर देगा, तो वह भाषात्मक परीक्षण होगा। भाषा के प्रयोग से हिंदी या इंग्लिश या फिर किसी और भाषा में
अगर वह परीक्षा ली जा रही है तो वह भाषात्मक परीक्षण होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, उसे प्रश्न के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित करके देना होता है। जैसे जो प्रश्न होगा उसके सामने खाली जगह होगा, उसमें दे दिया जाएगा कि गोला बनाओ तो गोला बनाना होगा, क्रॉस करना होगा, अगर कट का निशान बनाना होगा यानी कोई गुणा का निशान बनाना होगा तो गुणा का निशान बनाएगा, और अगर रेखांकित करना होगा तो डैश का निशान बना करके दे देगा। तो इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न क्या प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में? अंकगणित के प्रश्न हो सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान के यानी जो दैनिक जीवन में हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बना लिया जाए, वो व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न कहे जाते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन इस परीक्षा में शामिल होगा। निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, दूसरा चीज़ कि कुछ प्रश्नों के ऊपर निर्देश दिया रहता है कि 2 क्वेश्चन करना है या 5 क्वेश्चन करना है। कुछ लोग होंगे निर्देश समझ ही नहीं पाएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिए गलत सही। तो ये सब क्या है, निर्देश के अनुसार क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई निर्देश दे दिया गया कि आप इधर इधर गए और उसके बाद आपने कुछ कार्य किया, तो फिर इस आधार पर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। निर्देश के अनुसार प्रश्न का उत्तर। और समानार्थी या विलोम शब्द, समानार्थी और विलोम शब्द क्या होता है? हिंदी में जो आता है या फिर किसी भी भाषा का जो क्वेश्चन होगा, समान अर्थ वाले शब्द या फिर विलोम शब्द पूछ सकते हैं। बेतरतीब शब्दों को तरतीब में लिखना, यानी कि कुछ गलत शब्द दे दिए उनको सही शब्दों में लिखना होता है। अब क्रियात्मक परीक्षण में क्या होता है, नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट में इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, तो उनसे कार्य कराया जाता है, मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है इनसे। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी आसपास दिखने वाले वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं, जैसे चित्र के बिखरे हुए टुकड़े को क्रम में लगाकर चित्र को पूरा करना। और क्या कार्य दिए जा सकते हैं? ऐसे कई टुकड़ों में चित्र जो है फाड़ करके रखा हुआ है या फिर उसके पीसेज में रखा गया है, उनको जोड़ करके एक चित्र बन रहा है, उसको दे सकते हैं। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना, यानी किसी चित्र में कुछ चीज़ें छिपी होती हैं उसको भी खोज करके बता सकते हैं, और या उनसे आइडिया निकाल सकते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, संभव क्या असंभव है। तिकोनी, चौकोर और गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना, और भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। ये सब क्या है, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं ये सब कार्य करके भी अपनी बुद्धि लब्धि जो है जांच सकते हैं। इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो जो मनोवैज्ञानिक होगा वही बता पाएगा कि इस परीक्षण में कितना मार्क देना चाहिए किसको। आगे देखते हैं वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण। कुछ परीक्षणों के नाम दिए हैं बुद्धि परीक्षणों के। वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण कौन सा? इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट भाषात्मक परीक्षण है, और वैयक्तिक यानी कि केवल एक लोग को ही एक बार में एक लोग ही दे सकते हैं। तो इन परीक्षण में कौन कौन से होंगे? विने साइमन स्केल है और स्टैनफोर्ड विने स्केल है। अब वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण यानी कि एक व्यक्ति एक बार में अकेले कार्य करेगा। इसमें कौन सा परीक्षण आता है? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और वेस्लर वैल्यू टेस्ट। वेस्लर वैल्यू टेस्ट 2 तरह के टेस्ट होंगे जो क्रियात्मक परीक्षण हो गए। अब सामूहिक की बात आती है, एक साथ कई लोगों की। सामूहिक और भाषात्मक परीक्षण यानी कि इसमें कोई काम नहीं करना है, केवल अमूर्त यानी कि सोच करके बताना है। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, इसमें आता है टेस्ट का नाम है आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। नेक्स्ट है सामूहिक क्रियात्मक टेस्ट, जिसमें आर्मी बीटा टेस्ट है और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट है। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता, यूटिलिटी या इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या उपयोगिता है इन परीक्षणों की? इस परीक्षण से हमें क्या पता चलेगा? विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से
हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। जैसे सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में इस परीक्षण के माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बालक उत्तम है। पिछड़े बालकों का चुनाव करने में अगर मान लीजिए कि कहीं हमें शिक्षा देनी है और चूज करना है कि जो बच्चे पिछड़े हैं उनको उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उनका पता कैसे लगाएंगे? इन परीक्षण के माध्यम से लगा सकते हैं। पिछड़े बालकों का चुनाव कर सकते हैं। अपराधी व समस्यात्मक बालकों का भी सुधार करने में कर सकते हैं। बालकों का वर्गीकरण करने में, यानी कि बालकों को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने में, बालकों की भाविक सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण करने में। अपव्यय क्या है कि एक बालक एक ही क्लास में बार बार आ रहा है, यानी कि फेल हो जा रहा है, एक ही क्लास में बार बार पढ़ रहा है, तो इस स्थिति में उसका जो है पैसा क्या है, ज़्यादा खर्च हो रहा है एक ही क्लास में, तो इसको अपव्यय कहा जाएगा। और राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में अब अपने राष्ट्र के जो बालक हैं वो तेज बुद्धि के हों, इसके लिए भी तो पता लगाना होगा कि कहाँ किस लेवल की बुद्धि है हमारे देश के बालकों में। अब देखते हैं रिवीजन का बिंदु, क्या क्या इसमें रिवीजन करना है। पुनरावृत्ति बिंदु में जन्म के 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर चलाता है। 10वें माह में 1 वर्ष तक बोलने का अनुकरण करता है, यानी लोग जो बोल रहे हैं उसका नकल करेगा। और 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है। बाल्यावस्था में खेल और उसकी दिनचर्या का अंग बन जाता है। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था में किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, यानी कि बाल्यावस्था अभी था इसके पहले, अब धीरे धीरे किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहा है। और जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था, क्योंकि न तो वह बच्चा होता है और न ही वयस्क। किशोरावस्था में बालक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, बुद्धि सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम लेवल तक विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। और बुद्धि परीक्षणों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है, तो बुद्धि परीक्षण हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो इसके माध्यम से हम अनेक जो है सुधार ला सकते हैं बच्चों में। आ जाइए संज्ञानात्मक विकास पर। संज्ञानात्मक विकास क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। इसमें पियाजे का सिद्धांत दिया गया है। पियाजे ने संवेगात्मक जो है विकास पर अध्ययन किया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया। संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल एज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल एज, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। कैसे कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है इसमें? इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों का प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करते हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं उसका प्रयोग करके जो है सीखते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में जब बालक कोई भी सामान पाता है तो उसको सबसे पहले पकड़ेगा, उसको देखेगा, उसको जीभ से जो है चाटने की कोशिश करेगा, मुंह के पास ले जाता है बार बार। तो यानी कि यह जो है संवेदना की अवस्था है, यानी टच करके सीखते हैं बच्चे। और इसको बांटा है 6 अवस्थाओं में पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को। जैसे पहला अवस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। 30 दिन तक यानी जन्म से 1 महीने तक इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इसमें वस्तु को मुंह में लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। कोई भी चीज़ आएगा तुरंत मुंह के पास ले जाएगा। प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह तक की अवस्था होती है। ये दूसरी अवस्था है संवेदीगामक की।
संवेदी पेशी अवस्था की यह दूसरी अवस्था है। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। 4 माह तक बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और समन्वित होती है। गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। यह अवस्था 4 माह से 6 माह की होती है। गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनमें उन्हें सुख मिलता है। तो सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, 4 से 6 माह तक होती हैं। बच्चे स्पर्श करने इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। कोई भी चीज़ इधर उधर ले जा करके खेल सकते हैं वो, और वे ऐसे ही अनुक्रियाएं करते हैं जिनमें उन्हें सुख मिलता है। आप एक ही चीज़ बार बार नहीं दे सकते, अगर उनका मन नहीं है तो बार बार दूसरी चीज़ के लिए रोएंगे। और गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था क्या है? यह अवस्था 8 से 12 माह तक की अवस्था है, 8 से 12 महीने की अवस्था। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य, गोल और उसको प्राप्त करने के साधन मीन्स में अंतर करने लगते हैं। वह बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। जो उद्देश्य है उनका कहाँ तक पहुँचना है, और उसको प्राप्त करने का साधन कि चल कर के पा जाएंगे कि रो कर के पा जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो अंतर कर लेते हैं और बड़ों का अनुकरण भी करते हैं। यानी कि कौन उनको ला करके देगा वो साधन इन्हें पता चल जाता है कि उसी का जो है फिर वो उसी के अनुसार बिहेव करते हैं। अगला है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय अनुक्रियाएं, टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज। यह अवस्था 12 से 18 माह की होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं और जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल द्वारा, यानी कि वो प्रयास करेंगे, उसमें भूल करेंगे, गलतियां होंगी, फिर उसको जो है उस पर ध्यान देंगे और लास्ट में उसका निष्कर्ष जो है निकल के आ जाता है। तो यह एक सर्कुलर एक्टिविटी हो गई कि यहाँ से शुरू किए कार्य करना, फिर वो करते गए गलतियाँ हुई, फिर पीछे हो गए, फिर लास्ट फिर से प्रयास किया तो उसके आगे बढ़े और आ करके जब लक्ष्य पा गए फिर से नया प्रयास करेंगे, एक और चीज़ खोजना शुरू करेंगे। इस तरह से सर्कुलर एक्टिविटी चलती रहती है। तो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अब इसमें क्या है? स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। 18 से 24 माह की अवस्था, यानी कि 1.5 साल से 2 साल तक की अवस्था है। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। जैसे कि उनके पास अगर कोई चीज़ खिलौना है और आप उसको कहीं छिपा दिए तो उसको पाने के लिए वो प्रयास करेंगे। जो चीज़ नहीं है, अगर आप कहेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर बच्चा कहीं देखा है और आप अगर वह रो रहा है तो आप बोलेंगे ट्रैक्टर ट्रैक्टर, तो वो सुन करके उसके दिमाग में वह छवि आ जाती है और वो चुप हो जाता है। तो यह क्या है कि वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। अभी सेंसरी ऑपरेशनल देख लिया आपने और प्री ऑपरेशनल देख रहे हैं। प्री ऑपरेशनल उसमें तो 6 कैटेगरी में बांटा गया था, इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज को। तो पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज का प्राक संक्रियात्मक अवस्था का जो है
यह पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। वे सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। याजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में देखते हैं। 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे खिलौनों को ले जा करके बिल्कुल बच्चे की तरह जो है खेलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। उनको अगर ठोकर लग गई तो उसको डंडे से मारते भी हैं। तो वह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वह एक सजीव है। जब तक बच्चे 4 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक सभी वस्तुओं को सजीव की तरह ही देखते हैं। सब उनके लिए सजीव है। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया इनके इर्द गिर्द ही है। ठीक, उनके आसपास की ही जो चीज़ें दिखती हैं उसी को अपने पूरा दुनिया समझते हैं। आगे अंतर्दर्शी अवस्था, दूसरी चीज़ प्री ऑपरेशनल में ही अंतर्दर्शी अवस्था होती है, इंट्यूटिव पीरियड। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। तो क्या कहना चाहता है इसमें, 4 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है और सोचने समझने की क्षमता अधिक हो जाती है, चिंतन करता है, तर्क करने लगता है और परंतु उसके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। एक चीज़ यहाँ से सोचेगा, दूसरी चीज़ कहीं और से सोच लिया, तो क्रम से नहीं सोचता है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। यानी मूर्त प्रत्यय जो उसके सामने हो उसके बारे में सोचना, और अमूर्त प्रत्यय वो होते हैं जो जिनकी अनुपस्थिति में भी सोच रहा है बालक। तो जब 6 वर्ष के बाद की आयु आ जाएगी तब जा कर के वो अमूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रिया की अवस्था कहा। इस अवस्था में पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक कहा, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल। बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं, यानी अब वह कल्पना में नहीं डूबे होते हैं। पहले क्या है कि कार्टून देखेंगे बच्चे और उसी दुनिया में खोए रहते हैं। अब यहाँ पे व्यवहारिक जीवन से वो रिलेटेड हो जाते हैं, जो उनके आसपास दिखती हैं चीज़ें उन्हीं के बारे में सोचते हैं, यथार्थवादी हो जाते हैं। बच्चों में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। अब वह किसी बात का तर्क कर सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तर्क करके काउंटर क्वेश्चन करते हैं। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं। मूर्त समस्याओं का समाधान जो सामने उनके दिख रही हैं समस्याएं, जैसे रोड पर कुछ आ गया है, वो उसको हटाना है, रोड ब्लॉक हो गया है, तो उसको सोचने के लिए, अपने रास्ते को बनाने के लिए वो समाधान ढूंढेंगे। परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। अभी उनको बताया जाए कि घर आने के बाद कहीं पर किसी अन्य चीज़ के बारे में जो उन्होंने नहीं देखा है, तो अमूर्त रूप में जो चीज़ें समस्याएं होंगी उसको और नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। कई सारी वस्तुएं एक ही तरह की अगर रहती हैं तो उनके गुण अगर मैच हो रहे हैं तो उनको एक साथ कैटेगराइज करना इनको आ जाता है, वर्गीकरण कर सकते हैं क्रमबद्ध रूप से। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है, यानी एक क्रम से सभी जो है तथ्यों पर वो नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल क्रमबद्धता नहीं रहती है। एक चीज़ सोचते हैं, तर्क करेंगे,
लेकिन एक चीज़ यहाँ से सोचेंगे तो दूसरी चीज़ कहीं और से सोचेंगे। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब यह जो है सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। यह इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। परिपक्व यानी पूरी तरह से तैयार होने लगता है, पक जाता है एकदम। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी। यानी कि आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं, संप्रत्यय चिंतन कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, सिंबॉलिक वर्ड्स, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं। वह अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। यानी कि जैसे मैथ में होता नहीं है कि मान ले कि संख्या को मान लिया, यक्स मान लिया, तो ये सब क्या है, प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। कहीं पर कोई चिन्ह बना हुआ है और उसका अर्थ कुछ और होता है, तो वो सब प्रतीकात्मक भाषा होती है। तो पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में जो औपचारिक अवस्था होती है, 12 वर्ष से बाद की अवस्था, इसमें बालक प्रतीकात्मक शब्दों को समझ पाता है, रूपकों को पहचान पाता है और उपमान का आशय समझने लगता है। अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करता है। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है। यानी जीवन भर वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ जो है निर्माण करता है, प्रत्यय निर्माण करता रहता है, चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभव पर निर्भर करता है। जिस लेवल का उसके पास शिक्षा है, उसी लेवल का वह जो है प्रत्यय बनाता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। तो इनका संज्ञानात्मक विकास आपने देखा पियाजे का। अब इसका पुनरावृत्ति करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं हैं: संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। अब तीनों अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को पढ़ेंगे। संवेग होता है क्या, इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है। वह उसी से उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होगा, शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। यानी कि पहले संवेग बिल्कुल निखर के दिखाई पड़ते हैं। बच्चा हंसता है, बहुत तेज़ी से हंसता है, रोता है, बहुत तेज़ी से रोता है। उसके संवेग, उसके इमोशंस जो हैं अच्छे से प्रकट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अस्पष्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या है, इन पर कंट्रोल होता है तो ये दब जाती हैं और संवेग दिखाई नहीं पड़ते, अस्पष्ट पड़ते हैं, मालूम पड़ते हैं। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। कुछ ऐसे संवेग होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, स्टार्टिंग में यह संवेग नहीं होते हैं, तो मंद गति से स्वभाव में ऐड होते चले जाएंगे। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता। शारीरिक आयु के साथ साथ जितनी उनकी आयु है उसी तरह से संवेगात्मक विकास में तीव्रता आती जाती है। यानी संवेगात्मक विकास कितनी जल्दी होगा यह निर्धारित करता है उसकी एज, उसकी आयु कितनी है।
शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता। शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे जन्म के समय उसके अंदर क्या है, उत्तेजना है, बच्चा हाथ पैर फेंकता है, तेजी से चिल्लाता है और 1 माह में पीड़ा और आनंद का अनुभव करता है। 3 वर्ष बाद क्या अनुभव करने लगता है, क्रोध का। और 4 माह पर, ध्यान रहे या महीना है, मास, तो 4 माह पर परेशानी, 5 माह पर भय और 10 माह पर प्रेम, 15 माह पर ईर्ष्या और 24 माह पर खुशी और प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध और प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी कभी दोनों का प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। आपने देखा होगा शैशवावस्था में बालक सोए रहते हैं तब भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। तो ये क्या है, उनका जो है संवेग प्रकट हो रहा होता है। वो कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी दोनों एक साथ करने लगते हैं। यानी रोएंगे थोड़ा सा हंसने लगेंगे, पता ही नहीं चलता रो रहा है कि हंस रहा है। तो शैशवावस्था में ऐसा ही होता है। शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होगा, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। यानी बाल्यावस्था में संवेग क्या होते हैं, स्थायित्व आने लगते हैं, स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब कि संवेग उनके कंट्रोल में होता है। अब उतना जो है ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करेंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं, समझाने पर मान जाते हैं, यानी कि कंट्रोल हो जाता है। और बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। समाज जैसे कहेगा उसी अनुसार जो है संवेग अपना समायोजित करते हैं। बचपन में बच्चा चिल्लाता रहता है, आप चुप कराते रहते हैं, जब तक उसको आराम नहीं तब तक नहीं मानेगा। लेकिन बाल्यावस्था में वह परिस्थितियों को समझता है। अगर आप कह रहे हैं कि देखो लोग आसपास देख रहे हैं, तो थोड़ा सा असहज होगा, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा रोना। तो क्या कर रहा है, वो समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। हर क्रिया में वह दिखाएगा, जहाँ प्रेम दिखाने लायक होगा प्रेम दिखाएगा, ईर्ष्या जहाँ होगा ईर्ष्या दिखाएगा, घृणा और प्रतिस्पर्धा भी करता है, कंपटीशन करता है। तो माता पिता द्वारा बताए गए कार्यों के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपनी इच्छा से बचता है। जैसे माता पिता कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए कि स्कूल में टेस्ट हुआ है, अब बच्चा जो है उनको परिस्थितियों के अनुसार समझेगा। अगर कम नंबर पाया है तो बताएगा ज़्यादा, और झूठ बोलता है और अपनी उपेक्षा से बचना चाहता है। इस अवस्था के अंतिम चरण में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है। अब क्या है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। यानी कि किशोरावस्था में लोग उनके माता पिता ये जो है आशा करते हैं कि अनुशासित रहेंगे। अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं और मानसिक विकास हो चुका है, इसलिए वो आशा करते हैं कि अब जो है अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन परिणाम इसका उल्टा होता है। हम उन्हें न तो बालक की कोटि में रखते हैं न बड़ों की कोटि में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, यानी संवेग अनकंट्रोल्ड हो जाता है। यहाँ पे किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। अब जो है स्थायी रूप से ये संवेग उनके अंदर हैं और
वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। यानी कि थोड़ा सा विचलन होगा तो क्रोध दिखाएगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा दया आ जाएगी, कहीं पर सहानुभूति भी दिखा सकता है। हो सकता है कहीं भिखारी दिखा तो उसको अपने पास जितना पैसा हो पूरा दान कर सकता है। अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है मार उड़ दे। तो इस समय जो है पावर कुछ अलग ही होता है। और वह दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करना, तो ये सभी संवेग इनके अंदर होते हैं, प्रेम, दया, क्रोध और सहानुभूति का। किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बलता व अस्वस्थ किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे, किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है। शारीरिक शक्ति जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वह बालक किशोर, उसका उतना ही प्रभाव संवेगों पर पड़ेगा। संवेग उसी अनुसार जो है निकल के आएंगे। बच्चा कमज़ोर है तो वह ज़्यादा क्रोध नहीं करेगा, समझ रहा है, पिट जाएगा। और ज़्यादा बलवान है तो भैया किसी को भी मार सकता है, उसका क्रोध जो है एकदम भयंकर रूप में दिखाई पड़ेगा। किशोरावस्था में प्रकट होंगे लेकिन अपनी लिमिट के अनुसार प्रकट होंगे। और जैसे सबल जो स्वस्थ किशोर है, अब उसका संवेगात्मक स्थिरता और निर्बलता, वह जो है उसका संवेग जो है स्थिर होगा। वह निर्बल और अस्वस्थ किशोर में जो जिसके पास बल नहीं है, वैसा किशोर अगर है तो उसकी संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। वह जो है संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होगा। किशोर किशोरी अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं, जैसे कि अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति और सामाजिक सफलता आदि। इन सभी को लेकर के वो रूठते भी हैं, तकरार भी करते हैं, लड़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं बच्चों में। तो बहुत सारी चिंताएं रहती हैं किशोरावस्था में। किशोर को न तो बालक समझा जाता है, न प्रौढ़ यानी वयस्क, न तो वयस्क समझा जाता है, न तो बालक, बीच का स्टेज है ये। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि बच्चा जाकर के बाहर तैयारी कर रहा है या फिर कुछ भी काम कर रहा है, अगर उसमें असफल हो जाता है तो दिल पे ले लेता है, एकदम कंट्रोल नहीं कर पाता संवेग को। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अनचाही चीज़ें भी हो जाती हैं। किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि उनके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है और संवेगात्मक व्यवहार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है, यानी कि उसी परिस्थिति में एक जगह वो खुश हो जाएंगे, और वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न कर देगी, बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है। पुनरावृत्ति दोहराना है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने। जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। संवेग के मुख्य 3 प्रकार हैं, क्रोध, भय, प्रेम। आगे अगला चैप्टर विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। तो आज यहीं पर रोकते हैं, पेज नंबर 25 पर। ठीक, अगली वीडियो